ओके गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। नाउ इस वीडियो में अपन लोग क्या समझने वाले और क्या देखने वाले, वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑफ ईओक्यू। ठीक है, तो काफ़ी बारी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग है ना, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, वो है ना बस रटा रहे हैं, फॉर्मूला बस बता रहे हैं और है ना बस लोगों से किए जा रहे हैं। बट देयर इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन टू द फॉर्मूला जो अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत बहुत क्विकली देखने वाले हैं। पुट आउट मोस्ट ऑफ द नोट्स, तो मैं सिर्फ नोट्स फॉलो करना है एंड यू विल बी डन। ठीक है, नाउ व्हाट इज ईओक्यू। तो अपन लोग है ना यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ईओक्यू इज टू नो हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्लेस्ड इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितने क्वांटिटी प्लेस करनी है। तो जैसे है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि मटेरियल चैप्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अभी ये सेक्शन कैसे डराइव होता है थोड़ा सा ये समझ लेता है। तो क्या होता है ना, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर बाइंग, ठीक है, जो तुम वेंडर को पैसे दोगे ना मटेरियल खरीदने के, उसके अलावा दो कॉस्ट और लगने वाली है तुम्हें। वो कौन सी कॉस्ट है? पहली कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो तुम्हें ऑर्डर करने के लिए लगती है। देख, आज के टाइम पे ना ये कॉस्ट ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो गई, निल हो गई, क्योंकि तुम लोग अपने फ़ोन पे बैठ के ना इसे ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम फ़ोन पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हारा क्या ही खर्चा लग रहा है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एज सच रही नहीं है। बट I belong to the textile industry predominantly. I am the third generation textile manufacturer. So I can tell you, पहले के ज़माने में बताइए क्या होता था। एंड बॉम्बे वॉज ऑफ कोर्स एन टेक्सटाइल हब। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, ऑल ओवर इंडिया से आते थे बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मार्केट थे, अलग अलग टाइप ऑफ फैब्रिक के लिए। ठीक है, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो लोग है ना हर अलग अलग मार्केट जाके अपनी परचेजिंग करते थे, उसको है ना सामान को लोड कराते थे ट्रक में, और उसके बाद है ना अपने गांव वापस जाते थे, शहर वापस जाते थे, और वहाँ जाके वो फैब्रिक बेचते थे। ठीक है, तो ये जितना भी खर्चा हुआ है ना वहाँ से, उनके शहर से बॉम्बे आने का, यहाँ रहने का, घूमने का और वापस जाने का, ऑल ऑफ दिस वाज डन सो दैट दे कैन प्लेस एन ऑर्डर। तो उस टाइम पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हुआ करता था। ठीक है, आज के टाइम में बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गया, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वन टाइम होता है और ये पर ऑर्डर होता है। सो अगर आज के टाइम पे अगर मैं तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूँ तो एक अमेजॉन नॉन प्राइम मेंबर के लिए जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो एक है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो दैट इज हाउ एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑपरेट्स। ठीक है, अब मेरे को है ना अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढनी है पूरे साल में, तो ये कैसे मिलेगी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। मान ले मेरे को 5000 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं पूरे साल में। ठीक है, इसको अपन लोग बोलेंगे एनुअल डिमांड। और अपना जो ऑर्डर साइज है ना, ऑर्डर साइज का मतलब क्या है, एक बारी में कितने ऑर्डर दिए। तो ऑर्डर साइज मान ले 1000 यूनिट का। ठीक है, तो अपन को 5000 यूनिट चाहिए पूरे साल में, और अपन एक बार में 1000 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो मतलब अपने को 5 ऑर्डर्स लगने वाले। ठीक है, अब ये जो 5 ऑर्डर्स लग रहे हैं इसमें 20 रुपए पर ऑर्डर का अपने को खर्चा है। चल, तो मतलब अपनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपए। सिंपल है ना यार। देख, पूरे साल में कितने यूनिट्स देखने खरीदने वो देख लो, एक बारी में कितने यूनिट्स मंगा रहे हो वो देख लो। उन दोनों को करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे, और उन नंबर ऑफ ऑर्डर्स से है ना तुम एक ऑर्डरिंग का जो भी कॉस्ट है वो निकाल लो, तो वो हो गया तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बेसिकली इफ आई हैव टू फाइंड आउट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा सर ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां से आया, अपन को कहां से आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये 5 ऑर्डर्स कहां से आए? 5000 डिवाइड बाय 1000। 5000 क्या है? 5000 इज एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये तो हो गया अपना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट अपने को लगती है वाइल ऑर्डरिंग, ठीक है, जो वेंडर को पैसे देने के अलावा
एक कॉस्ट हो गई ऑर्डरिंग, दूसरी कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है सर? तो कैरिंग कॉस्ट वो वाला कॉस्ट है जो तुम्हें लगेगा फ्रॉम द टाइम यू गेट द डिलीवरी ऑफ गुड्स टिल द टाइम यू कंज्यूम द गुड्स। तो गुड्स आने के बाद से यूज करने तक जो भी तुम्हें ना खर्चा लग रहा है वो कैरिंग कॉस्ट। बेसिकली गुड्स तुम कैरी कर रहे हो और वो कैरी करते वक्त के लिए जो भी खर्चा लग रहा है ऑल ऑफ दैट इज कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? मान लो तुमने वेयर हाउस में गुड्स रखे तो वेयर हाउस का भाड़ा वो कैरिंग कॉस्ट। वेयर हाउस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था कि कुछ चोरी ना हो जाए तो वो। अच्छा, हो सकता है तुम्हारा मटेरियल ऐसा हो जिसके लिए सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन चाहिए या उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है तो वो मेंटेनेंस का कॉस्ट। अच्छा, हो सकता है कि ये मटेरियल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम बैंक से ना लोन लेके आए हो या ओवरड्राफ्ट यूज कर रहे हो, तो बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का लोन, बैंक का ओवरड्राफ्ट का जो भी इंटरेस्ट आने वाला है वो ऑल ऑफ दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। सो बेसिकली एक बार मटेरियल अपने यहाँ पे आ गया और जब तक तुमने यूज नहीं किया उस टाइम का जो होल्ड करने का जो खर्चा है वो कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, सो टेक्निकली गुड्स आने तक का जो खर्चा है वो क्या हो गया? वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। गुड्स आने के बाद उसे यूज करने तक का जो खर्चा है वो क्या हो गया? वो हो गया कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट है ना, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? ये लगता है एवरेज इन्वेंट्री पे इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो अब ये इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हो सर? तो मान ले आज अपने पास एक स्टॉक चार्ट है। ठीक है, आज अपने पास मान ले यहाँ पे 100 यूनिट है। अपन मटेरियल क्यों लेके आए? क्योंकि अपन लोग तो ना मटेरियल कंज्यूम करने वाले हैं, इसके लिए लेके आए ना, जमा करने के लिए तो लाए नहीं है। तो अगर मटेरियल यूज करते जाओगे तो कल वो 90 हो जाएगा, परसों 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। अच्छा, ये लेवल पे आके शायद तुम लोग और मटेरियल मंगा लो तो मटेरियल 150 हो जाएगा, फिर 140, फिर 130, फिर 120, 110, फिर 100। ऐसे ऐसे करते करते है ना ये स्टॉक चार्ट जो है ना एक वेवरिंग पैटर्न क्रिएट करेगा। ठीक है, वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। सो एट एनी गिवन पॉइंट तुम्हारे पास है ना कितना मटेरियल है या कितना स्टॉक है, अपन लोग बोलते हैं एवरेज है। अच्छा, ये एवरेज निकालते कैसे सर? तो एवरेज है हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। अब है ना देख, इसमें लड़ना मत। ये जो एवरेज इन्वेंट्री हाफ ऑफ ऑर्डर साइज है ना, ये बहुत डिबेटेबल है। ठीक है, एवरेजेस 50 तरीके से निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं इस तरीके से? इट इज़ ओनली ईज ऑफ कन्वीनियंस, दैट इज ऑल। ये कन्वीनियंट है, ये फास्ट है निकालना, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट एवरेज बट इट सर्व्स द पर्पस, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, दैट इज द होल रीजन। ठीक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये सर ये पुपा का क्या मतलब हुआ, पर यूनिट और पर एनम? तो देख, अपन लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट से। इसके लिए वो पर यूनिट वाला कॉस्ट, और अपन लोग क्योंकि टोटल कैरिंग कॉस्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे साल का है, इसके लिए पर एनम भी होना चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है, जो सीसी है ना उसको पुपा होना पड़ेगा, पर यूनिट पर एनम, इट हैज टू बी पुपा। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूलाज है अपने पास। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का और टोटल कैरिंग कॉस्ट का। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, ऊपर है ना एक सिमुलेशन बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स कैसे क्या है वो समझा देता हूँ तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया है जो एनुअल डिमांड है वो 5000 यूनिट है, पूरे साल में 5000 यूनिट। एक बार ऑर्डर करेंगे तो 16 रुपए का खर्चा है। कैरिंग कॉस्ट 20% है और मटेरियल कॉस्ट इज 20 पर यूनिट। ठीक है, अब और ये जो है ना ये मैंने दिए, ये ऑर्डर साइजेस मैंने दिए कि मान लो तुम 1000 यूनिट मंगाते हो, 500 मंगाते हो, 200 मंगाते हो, 100 मंगाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट कहाँ कम आ रहा है वो अपन लोग ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली है ना, वेंडर को तो जो पैसे देने हैं वो देने ही है, अपना कॉस्ट कहाँ पे घूमेगा या चेंज होगा, अपना कॉस्ट चेंज होगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट में। ठीक है, तो अपन लोग यही एड अप करके देखेंगे कि कॉस्ट कहाँ पे कम आ रहा है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देख, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 16 रुपए अपने को दिया हुआ है, तो अब अपन लोग क्या ढूंढेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएगा?
नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता कैसे आएगा, एनुअल डिमांड अपॉन द ऑर्डर साइज। मान ले तू एक बार में 1000 यूनिट ऑर्डर कर रहा है, 5000 यूनिट पूरे साल में चाहिए, एक बार में 1000 यूनिट ऑर्डर करेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, 5 ऑर्डर्स एक बार में डालेगा तो सॉरी पूरे साल के 5 ऑर्डर्स जाएंगे और एक ऑर्डर का खर्चा 16 रुपए, तो 5 ऑर्डर्स इंटू 16 रुपए इज योर 80 रुपीज, ये अपना पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। तो ये पहला वाला जो आंसर है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का, वो अपने को आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ अपने पास एनुअल डिमांड है, जितने भी यूनिट्स मंगाने हैं डिवाइडेड बाय द ऑर्डर साइज। तो पूरे साल में 5000 यूनिट अपने को चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट अगर एक बार में करेगा तो मतलब 5 ऑर्डर्स हो गए पूरे साल में। एक ऑर्डर का खर्चा है 16 रुपए, तो 80 रुपीज। नेक्स्ट जो कॉलम बनाया है वो मैंने एवरेज इन्वेंट्री का बनाया है। ये क्यों बनाया है सर, क्योंकि अपन को टोटल कैरिंग कॉस्ट ढूंढनी है। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। तो अब एवरेज इन्वेंट्री आती कैसे सर, अपन लोग ने देख लिया था, एवरेज इन्वेंट्री इज हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। तो हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, यहाँ पे ना अगर ऑर्डर साइज 1000 है, हाफ ऑफ दैट इज 500, ऑर्डर साइज 500 है, हाफ ऑफ दैट इज 250, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अपने पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई। अब आती है कहानी टोटल कैरिंग कॉस्ट की। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आया, एवरेज इन्वेंट्री है अपने पास ये रहा, एंड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पुपा। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है 20, पर एनम रेट कितना है 20%। सो 20 इंटू 20%, 4 रुपीज इज पुपा। ठीक है, तो सीसी पुपा कितना हुआ, 20 इंटू 20%, 4 रुपए। ठीक है, तो सीसी पुपा इज 4 एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 500, सो 500 इंटू 4, ये आया 2000। ड्रिल समझ में आ गई है, इज दिस अंडरस्टूड। एवरेज इन्वेंट्री अब सेकेंड केस में कितनी है 250। अपना सीसी पुपा तो आज भी 4 रुपए है, तो 250 इंटू 4, ये 1000 रुपए हो गए। ठीक है, थर्ड केस में एवरेज इन्वेंट्री 100 है, 100 इज एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसी पुपा जो 4 रुपए, तो ये 400 बनी। और ऐसे करके ना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट ऐड करके अपने को टोटल कॉस्ट आए। ठीक है, अब नोटिस करेगा कॉस्ट सबसे ज्यादा लीस्ट कहां पे है, कॉस्ट लीस्ट है यहाँ पे 800 रुपए, सबसे कम कॉस्ट यहाँ पर है ना। सो द लीस्ट कॉस्ट इज एट 800 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिया है, बट ये वाला एग्जाम्पल जो है सेकेंड और थर्ड, ये एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, एनुअल डिमांड है 36,000 यूनिट्स, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 25 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है 20% और कॉस्ट पर यूनिट पू इज 1, पा इज 20%। ठीक है, और ऑर्डर साइजेज आर 9000, 6000, 3000 एंड 1000, ये मैंने दिए। अब वापस से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल, पूरे साल में 36,000 यूनिट चाहिए, एक बार में 9,000 यूनिट ऑर्डर करेगा तो टेक्निकली 4 ऑर्डर्स लगेंगे, तो वो 4 ऑर्डर्स यहाँ पे हो गए। एक ऑर्डर करने का खर्चा 25 रुपए, तो 4 ऑर्डर करने का खर्चा 100 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री 9,000 यूनिट्स, ऑर्डर साइज है हाफ ऑफ दैट, मतलब 4,500 रुपए हो गए। ठीक है, और फिर सीसी पुपा, तो पू कितना है यहाँ पे, पर यूनिट इज 1, पा इज 20%, तो ये हो गया 0.2, और एवरेज इन्वेंट्री है 4,500, सो 4,500 इंटू 0.2, ये बना तेरा 900 रुपए। और इन दोनों का ऐड कर ले, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट टू गेट 1000। सो ऐसे करके ना यहाँ पे अपने पास वापस से लीस्ट कॉस्ट आ गया 600। द सेम प्रोसेस रिपीट्स इन द थर्ड एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में लीस्ट कॉस्ट कितना है 41,600, 23,200, 16,000, 16,000 इज द लीस्ट कॉस्ट, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ ये जो तीनों हाईलाइटेड आंसर्स है ना, अगर इसको देखेगा तो कुछ सिमिलैरिटीज है, एंड नो इट इज नॉट अ सिमिलैरिटी कि वो तीनों थर्ड आंसर्स आए हैं। प्लीज यार ये दिमाग से निकाल देना अगर आया भी है तो, थर्ड आंसर नहीं, थर्ड आंसर है, इट इज अ कोइंसिडेंस कि वो थर्ड आंसर है, फालतू दिमाग मत लगाना। ठीक है, इन तीनों में सिमिलैरिटी सोच, सिमिलैरिटी पे ध्यान दे और ढूंढ क्या है सिमिलर, ऐसा क्या है जो तीनों आंसर्स में सेम है।
अब अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो मैं बता रहा हूं. In all the three answers, the total ordering cost is equal to total carrying cost. और अब है ना देख, यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगा. एनुअल डिमांड पहले केस में 5000 यूनिट है. मैंने तुम्हें 4 ऑर्डर साइजेस दिए, पर अगर मैं चाहूँ तो इसमें 5000 ऑर्डर साइजेस बना सकता हूँ. तो अब ये ऑर्डर साइजेस 5000 बार थोड़े अपन ये ना करते रहेंगे बार बार कितना आ रहा है, इससे तो परेशान हो जाएंगे ना. तो जब अपन लोग ने ये एक फैक्ट नोटिस किया कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट जहाँ सेम हो रहा है ना, वहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आ रहा है. इसके बेसिस पे अपना EOQ का डेरिवेशन बना कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इज वन एंड द सेम. और जब ये वन एंड द सेम है तब जाके तुम्हारा है ना फॉर्मूले का डेरिवेशन है. अब ये देखो डेरिवेशन कैसे आता है. तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या है बोल, इट इज एनुअल डिमांड. या एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं ऑर्डर साइज, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ठीक है. अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, इट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ठीक है. सो इसको फर्दर डिराइव करते हैं. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है, एनुअल डिमांड अपॉन द ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, इट इज हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर. ठीक है. अब अपन को करना क्या है, देख अपन क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपन ऑर्डर साइज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑर्डर साइज को अपन लोग लेते हैं एक साइड, बाकी सब कर देते हैं अदर साइड. ठीक है. तो ये 2 है ना, ऑपोजिट साइड डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ठीक है. और ये जो सीसी पूपा है ना, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू ऑर्डर साइज स्क्वायर. क्योंकि ये ऑर्डर साइज ऑलरेडी था, ये यहाँ पे आएगा तो ऑर्डर साइज इंटू ऑर्डर साइज हो जाएगा विच इज ऑर्डर साइज स्क्वायर. तो अगर मेरे को ऑर्डर साइज ही चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर ऑपोजिट साइड जाके बनेगा रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर upon carrying cost per unit per annum. And that, my friend, is your derivation of EOQ. This is how the formula of EOQ is derived, and this is called as the Wilson's square root formula. This is called as the Wilson's square root formula. This is how the formulation of EOQ derives. तो अब है ना रट्टा मारना बंद करो, फालतू चीज़ें करना बंद करो, समझो क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो. If you know what you are doing and what is to be done, you will understand how it is to be done. It is as simple as that. प्लीज़ ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ रट्टा मत मारना. रट्टा मारना बहुत रिस्की है, क्योंकि आगे चल के अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्वीक हो गया ना तो तुम बोल दो बस. तो ये हो गया है अपना EOQ का डेरिवेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड had some new insights to it. If you have, please share the video and of course like and subscribe to the channel. Happy learning and I shall see you very soon. Bye bye.